नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे, जिसके अंदर आज हम मेवाड़ राजवंश जो कि गुहिल सिसोदिया वंश है उसको पढ़ेंगे। गुहिल सिसोदिया वंश की स्थापना महाराल गुहिल ने की थी 566 ईस्वी के अंदर। ये कुल के आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं। इन्हीं के नाम पे गुहिल वंश की स्थापना हुई है। मुख्य जो इनके राजा रहे हैं, उस इनमें सबसे बड़ा नाम है पहला जो बप्पा रावल है, जिनका असली नाम कालभोज था। उनको बप्पा की संज्ञा दी गई थी। बप्पा ने 734 के अंदर चित्तौड़ के शासक मानमौरी को परास्त करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। जो कैलाशपुरी का एकलिंग जी का मंदिर है वो भी बप्पा के द्वारा बनाया गया है। तो बप्पा पहली बार चित्तौड़ आए और चित्तौड़ के शासक को हराया। तो 734 से पहले मानमौरी वहाँ के शासक थे और बप्पा रावल ने फिर यहाँ पे अपना अधिकार किया। उनके बाद में अल्लू रावल एक प्रसिद्ध है, जो कि 10वीं सदी के अंदर उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इन्होंने आहड़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था और आहड़ में ही वराह मंदिर का जो वराह मंदिर है उसका निर्माण भी वहाँ पे इन्होंने करवाया था। इसके बाद में सीधा हम 1213 की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि बीच में बहुत सारे रावल रहे हैं, लेकिन इतना इतिहास के अंदर उनका बताया नहीं गया, और हम भी राजस्थान अध्ययन में जितने बिंदु दिए हुए हैं उतने ही कवर करेंगे, क्योंकि हमें हमारे एग्जाम्स के प्रश्नों के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखनी है। उसके बाद में थे रावल जयत्र सिंह, जो कि 1213 से लेके 1253 तक थे। इन्होंने बीच में क्या हुआ था कि परमारों की शक्ति, आबू के परमारों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसके कारण जो चित्तौड़ था वो परमारों के अधीन हो गया था। चित्तौड़ जो सिटी थी वो परमारों के अधीन आ गई थी। इन्होंने चित्तौड़ को परमारों से वापस जीता था और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 के अंदर इन्होंने भूताला के अंदर युद्ध करके सुल्तान इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसको हराया। इसके लिए जयसिंह सूरी ने एक किताब लिखी है, हमीर मदमर्दन। इसमें हमीर उन्होंने इल्तुतमिश को कहा है। तो उसके बाद में आपका रतन सिंह जी, जो कि 1302 से लेकर 1303 तक महाराजा थे। अब रतन सिंह जी के समय में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया। उन्होंने महारानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना और खिलजी यहाँ पे अपनी बुरी नीयत के साथ आक्रमण करने आ गया। तो उस समय पहले तो राणा ने इनके साथ मित्रता की बोली बोली और इनको बुलाया अपने पास खाना खाने के लिए, और कुछ ऐसा प्रसंग बताते हैं, मतलब सत्य है कि नहीं है नहीं पता, कि कांच में दिखाने की कुछ बात हुई थी। परंतु इसी सब के बीच में राणा रतन सिंह को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी कैद कर लेता है। तो गौरा और बादल अपने 700 सैनिकों के साथ डोलियों के अंदर बैठ के जाते हैं और उसके बाद में वहां जाकर वो रतन सिंह को छुड़वा लेते हैं और फिर युद्ध होता है। उसके अंदर खिलजी जीत जाता है। तो उस समय फिर पद्मिनी का जौहर होता है और ये मेवाड़ का पहला शाखा था। तो ये राजस्थान का पहला शाखा नहीं था। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर से है, लेकिन ये मेवाड़ का पहला शाखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम पद्मावत है, जो कि 1540 में इन्होंने लिखा था। अलाउद्दीन का बेटा जो था खिज्र खां, उसके नाम पे चित्तौड़ का नाम बदल दिया था, जिसको खिजराबाद रख दिया था। ये रावल शाखा के अंतिम रावल थे, क्योंकि इनके बाद में और कोई रावल रहा नहीं था। लेकिन फिर 1326 के अंदर सिसोदा ठिकाने के एक जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ पे फिर से अधिकार किया और सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो इन्हें इसीलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो इनके बाद में जो गुहिल वंश है उसको गुहिल सिसोदिया वंश से सिसोदिया वंश कहने लगे। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह रतन सिंह की सेना के अंदर लड़े थे। उनके पिता भी रतन सिंह की सेना के अंदर लड़े थे। राणा कुंभा ने अपने कीर्ति प्रशस्ति में हमीर के बारे में लिखा, उनको विषमधारी पंचानन से अलंकृत किया है। विषमधारी पंचानन का क्या मतलब है? विकट आक्रमणों में शेर के जैसे थे वो। तो ये राणा कुंभा ने अपने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति के अंदर हमीर के बारे में लिखा। सिंगोली के युद्ध के अंदर इन्होंने दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है आपके लिए। उसके बाद में राणा लाखा, जो कि 1382 से लेकर 1481 तक मेवाड़ के राजा थे। इनके समय में राव रणमल, जो कि अपने जोधपुर के उस समय राजा नहीं बन पाए थे, वहाँ पे उत्तराधिकार की जो समस्याएं चल रही थी उसके कारण, और उसी समय उनकी बहन का हंसाबाई का रिश्ता लेके वो मेवाड़ आते हैं। और विवाह वैसे चुंडा से होना था, लेकिन चुंडा वहाँ थे नहीं, और उस समय दरबार में बातचीत हो रही थी कुछ, और उसमें राणा लाखा ने कहा था कि ये रिश्ता मेरे जैसे बूढ़े के लिए थोड़ना होगा। तो फिर चुंडा
एक अच्छे पुत्र होते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये विवाह नहीं करूंगा, और फिर राणा लाखा को मजबूरीवश वो विवाह करना पड़ा। और शर्त ये थी उस विवाह की कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का राजा बनेगा। तो उत्तराधिकार से वंचित रहे, और इसीलिए उनको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। जैसे भीष्म पितामह ने महाभारत के अंदर अपना पिता के लिए जो छोड़ दिया था सिंहासन, उसी तरह चुंडा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। जावर माइंस के अंदर से यहाँ से बहुत सारी चांदी और शीशे का खनन होता था लाखा के समय में। राणा लाखा के समय में ही पिछोला झील का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात जो हंसाबाई और लाखा का पुत्र था महाराणा मोकल, हंसाबाई और राणा लाखा के जो पुत्र थे महाराणा मोकल, ये अल्पायु में राजा बने, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही राजा बने थे। और चुंडा को इनका संरक्षण बनाया गया था। लेकिन चुंडा को ये लगने लगा कि मोकल की जो माता है हंसा, वो उन पर संदेह करती है, तो इसलिए वो मांडू चले गए मालवा के अंदर। और बाद में 1433 के अंदर मोकल के दो काका थे जिनका नाम चाचा और मेरा था, उन्होंने महपा पवार नाम के एक आदमी के साथ मिलकर मोकल की हत्या झीलवाड़ा के अंदर कर दी। तो भाई को दूर भेजा, इधर कोई और हाथ साफ करके चला गया। तो जो महाराणा कुंभा है वो मोकल के पुत्र थे। अब इनके समय में होते होते तो रणमल और राठौड़ों की शक्ति और मेवाड़ के अंदर बढ़ गई थी। तो इनको ये लगने लगा कि भाई राठौड़ों का आधिपत्य हमें मेवाड़ से, ये जो दरबार के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी चलती है, इसको ख़त्म करना होगा। और उसी बीच एक जो रणमल की प्रेमिका है भारमली, उसको पता चला, तो उसने जाके हंसाबाई को बताया कि रणमल तो कुंभा को मारने की चेष्टा कर रहा है। तो हंसाबाई ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने चुंडा को बुलवाया। फिर चुंडा ने भारमली को कहा कि आप इन्हें मारने में हमारी सहायता करो। और फिर भारमली की सहायता से रणमल को मारा गया। और जो जोधा थे रणमल के पुत्र, वो भाग के जंगलों में चले गए, और फिर जंगलों से ही उन्होंने मारवाड़ के उत्तराधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकरण से फिर राठौड़ों का जो प्रभाव था मेवाड़ में वो समाप्त हुआ। 1453 के अंदर महाराणा कुंभा ने मंडोर के ऊपर कब्जा कर दिया था, लेकिन हंसाबाई के कहने पर फिर आवड़ बावड़ की संधि हुई और मंडोर वापस दे दिया राव जोधा को। और जो जोधा की पुत्री है उसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर लिया गया। तो ये हंसाबाई ने मेवाड़ और मारवाड़ की जो कटुता चल रही थी, जो शत्रुता चल रही थी, उसको समाप्त करवाया। इसी बीच सारंगपुर का एक युद्ध हुआ था। तो सारंगपुर के युद्ध के अंदर मालवा के शासक महमूद खिलजी को बंदी बनाया महाराणा कुंभा ने, और उसी के लिए विजय स्तंभ बनाया। तो ये आपको याद रखना है कि विजय स्तंभ जो बनाया हुआ है वो किस युद्ध के कारण बनाया गया था, और युद्ध किसके साथ था। सारंगपुर का युद्ध था मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के साथ था, उसको बंदी बना लिया था महाराणा कुंभा ने। फिर 1456 के अंदर मोहम्मद खुलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन था, ये दोनों ने चंपानेर की एक संधि की। और उस संधि के अंतर्गत इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेंगे, लेकिन कुंभा ने इन दोनों को एक दूसरे से ही लड़वा दिया। तो कुंभा की कूटनीति वहाँ पे काम आई कि जब बहुत सारे शत्रु आपके अगेंस्ट हो रहे हो तो आप उनको आपस में लड़ा दो। तो कुंभा को, मतलब मेवाड़ को स्थिर रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान माना जाता है कुंभा का। कुंभा के समय में मेवाड़ का बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ था। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग तो इन्होंने ही बनाए, जिसके अंदर सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ है। इन्होंने कुंभ स्वामी, श्रृंगार चवरी, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर बनवाए। कान्व व्यास की एक रचना है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य के अंदर कुंभा को बहुत ही बड़ा ज्ञानी और संगीतज्ञ बताया। उसमें कान्व व्यास कहते हैं कि वेदों, उपनिषदों और मीमांसाओं का ज्ञान था राणा कुंभा को। राणा कुंभा खुद एक लेखक थे। इन्होंने चंडी शतक पर अपनी व्याख्या लिखी है। इन्होंने गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पे भी अपना टीका लिखा है। टीका टिप्पणी जो नहीं करते हैं, टिप्पणी लिखते हैं किसी के ऊपर, अपना कमेंट लिखते हैं या फिर अपनी राय लिखते हैं, तो वो उन्होंने गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर के ऊपर लिखी है। इनके ही दरबार के अंदर कुमार अत्रि और कवि अत्रि और महेश जैसे लोग थे जिन्होंने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति लिखी थी। तो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है वो कवि अत्रि और महेश ने लिखी है। लेकिन इतना उज्जवल जीवन होने के बाद में भी जीवन के अंतिम समय इनका अंधकार का था, क्योंकि 1468 के अंदर इनको उन्माद रोग हो गया। उन्माद रोग यानी मानसिक रोग हो गया, और उसी बीच उनके पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी उस रोग के चलते हुई। तो जाते हुए उनका जो अंतिम समय था वो थोड़ा अंधकारमय था, परंतु जो कुंभा का पूरा शासन का समय था वो मेवाड़ के लिए उज्जवल रहा। तो मेवाड़ को स्थिर करने के लिए कुंभा का सबसे बड़ा योगदान है। इसके बाद में राणा संग्राम सिंह सबसे इम्पोर्टेंट है। संग्राम सिंह राणा रायमल के पुत्र थे,
और रायमल के वैसे 4 पुत्र थे, ये सबसे छोटे पुत्र थे। इनसे बड़े पृथ्वीराज थे जो कि राजा बनने वाले थे, लेकिन किसी ने भविष्यवाणी की कि राजा सांगा ही बनेगा। तो इस चलते पृथ्वीराज ने सांगा के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनकी एक आंख चली गई और वो युद्ध करते रहे कि मतलब उनको डर था कि सांगा राजा बन जाएगा, और फिर ये उत्तराधिकार का युद्ध रहा और अंत में सांगा राजा बने। तो सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। 1511 में क्योंकि एक राजपूत नायक मेदिना राय मालवा के उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था उसके अंदर उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को सपोर्ट किया, सपोर्ट करके उसको राजा बनाया, और फिर वहाँ के मतलब डिफेक्टो राजा तो यही बन गए, मतलब राज तो यही करते थे क्योंकि इन्होंने उनकी सहायता करी, बहुत बड़ा कद हो गया था इनका। लेकिन जो मालवा और गुजरात के सामंत थे उन्होंने खिलजी को उकसाया और कहा कि अब इसको, इसका काम हो गया, इसको आप बाहर भेज दो, इसको भगा दो यहाँ से। तो जब उनको मेदिना राय को भगा दिया तो मेदिना राय ने सांगा के पास शरण ली और सांगा से सहायता मांगी, तो सांगा ने लेके खिलजी द्वितीय को बंदी बना दिया। तो कुंभा ने खिलजी प्रथम को मालवा के खिलजी प्रथम को अपना बंदी बनाया, तो सांगा ने खिलजी द्वितीय को बना दिया। 1511 में ही इन्होंने जो सुल्तान था दिल्ली का इब्राहिम लोदी, उसको खतौली के युद्ध में हराया, फिर बाड़ी के अंदर इसकी सेना को एक बार और हराया। तो इब्राहिम लोदी को 2 बार तो सांगा ने हराया था। उसके बाद में 1526 का एक युद्ध हुआ था जो कि भारत की जो हिस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा मतलब निर्णायक पल था। तो उस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर की जीत हुई और फिर मुगल वंश की भारत के अंदर स्थापना हो गई। तो फिर बाबर का अगला युद्ध सांगा के साथ ही होने वाला था क्योंकि वही एक बड़े राजा थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी को तो सांगा ने ही 2 बार हरा रखा था, तो उनका आधिपत्य बहुत बड़ा था उत्तरी भारत के अंदर। तो उन्होंने सांगा के ऊपर आक्रमण किया बयाना में। बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया। लेकिन जो खानवा का युद्ध है जो 17 मार्च 1527 को हुआ, बाबर जीत गया। बाबर के पास तोपें थी, उस समय यहाँ पे तलवारों से लड़ाई होती थी राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर, वहीं बाबर वहाँ पर्शिया से तोपें लेके आया था। तो तोपों की वजह से उसकी विजय हुई और बशवा के अंदर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा तो वापस नहीं जाने वाले थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो ये हार भरा मुँह लेके वापस मेवाड़ नहीं जा सकता। तो रास्ते के अंदर उनके जो सामंत थे जो कि लड़ने के इच्छुक नहीं थे, उन्होंने उनको विष देके विष दिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की अभी भी समाधि है। राणा सांगा को इतने घाव मिले थे कि एक हाथ कट गया, एक पाँव कट गया, एक आँख कट गई है, 70 घाव लगे थे तन पर, उन्हीं के लिए कहा जाता है। तो राणा सांगा नाम ही उनका संग्राम था, संग्राम के लिए ही वो पैदा हुए थे और संग्राम के अंदर ही उनका पूरा जीवन बीता और बहुत सारे इन्होंने घाव सहे अपने शरीर के ऊपर। तो ऐसे थे राणा सांगा। अब राणा सांगा के बाद में राणा सांगा के 3 पुत्र थे, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह की जल्दी मृत्यु हो गई थी तो वो ज़्यादा देर तक राजा रह नहीं पाए, तो उनके बाद में विक्रमादित्य राजा बने। इन्होंने गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो उस समय क्योंकि सांगा की सेना अभी अभी बाबर से हारी हुई है और मतलब इतनी शक्ति नहीं थी, तो सांगा की पत्नी जो हाडी रानी है उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी मदद के लिए, लेकिन हुमायूं ने मदद नहीं भेजी। बहुत जगह ये कहा जाता है मदद भेजी है पर मदद नहीं भेजी थी, और इसी वजह से हाडी रानी ने जो जौहर किया था उसके बाद में जो मौका देखकर एक दासी पुत्र था पृथ्वीराज का जो कि सांगा के बड़े भाई थे, उनका दासी पुत्र था बनवीर, इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वो खुद राजा बनने के ख्वाब देखने लगा। तो सबसे छोटे बेटे उदय सिंह को भी मारने की कोशिश की, लेकिन एक धायमा थी उनकी, पन्ना धाय, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटा दिया और उसकी कुर्बानी दे दी, और जो उदय सिंह है उनको कुंभलगढ़ के अंदर छुपा के बड़ा करती रही। और उसके बाद में 1537 के अंदर मालदीव की सहायता के साथ राणा उदय सिंह का जो है राज तिलक हुआ और 1551 के अंदर इन्होंने उदयपुर को बसाया और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने उदय सागर की झील बनाई, उन्होंने मोती सागर के सुंदर महल बनवाए, और अक्टूबर 1568 के अंदर जब अकबर का आक्रमण हुआ तो इनके ही 2 बड़े सेनानी थे, जयमल और फत्ता, जयमल मेड़तिया और फत्ता। जयमल और फत्ता इनको इतिहास में बहुत ही मतलब नाम है इनका। तो ये युद्ध हुआ तो अकबर ने ये देखा कि क्या लड़े हैं ये, तो इन्होंने अकबर ने इनकी मूर्तियाँ हाथी सवार मूर्तियाँ आगरे के किले पर लगवाई। तो जयमल और फत्ता उदय सिंह के समय में थे, तो ये भी आपका एक प्रमुख बात रह जाती है। तो यहीं तक पढ़ेंगे हम आज। इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो और लेंगे जिसके अंदर हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे।
और महाराणा प्रताप के बाद के सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी गुहिल वंश के पार्ट 2 के अंदर जल्द ही।